अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है EMT1 की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज में बात करते आ रहे हैं, तो ये देखते जाएं। ये देखते जाएं। तो वीडियो नंबर 19 है, फिर से इसका ऑन है। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो भी देखते हैं जाएं। हमारे पास आज जो हमारे पास वीडियो है वो 37 का डी पार्ट है। लास्ट में हमने इस अम्पेयर लॉ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, इसकी इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म और एप्लीकेशन को देखा था। अब इस 37 का डी पार्ट है कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसको हम बुक के थ्रू देखते हैं ताकि आसानी ले हमारे लिए। तो ये देखिए कंपैरिजन, हम ग्रिफ्थ की बुक यूज़ कर रहे हैं। ओके, मैं कंपैरिजन मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द डाइवर्जेंस ऑफ कर्व ऑफ इलेक्ट्रो, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास ये दो फॉर्म्स होती हैं। इसको हम गाउस लॉ कहते हैं। जब हम डेल का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कर्ल के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, हमारे पास ये फॉर्म आती है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हमारे पास ये फॉर्म आती है। इसको हम गाउस लॉ यूज़ कहते हैं। यानी कि गाउस लॉ हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट गाशियन सरफेस हम सपोज करते हैं। यानी कि जब हमारे पास जब हम कॉलम्स या कॉलम्स लॉ यूज़ करते थे तो उसमें इंटीग्रल जो हमें हमारे लिए दुश्वारी पेश करता था, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम गाउस लॉ की तरफ बढ़े थे। ओके, ये वही फॉर्म है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यानी कि ये देखिए वीडियो नंबर 4 है, जब हमने फील्ड लाइंस, फ्लक्स और गाउस लॉ पर यूज़ किया, तो इसमें हमने गाउस लॉ को स्टडी किया था। तो वो हमारे पास फार्मूला ये है। तो जब हमारे पास कर्ल होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है, इसका कोई भी नेम नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, दीज आर मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर, ये जो मैं अबव दो इक्वेशन है ये क्या किसके लिए इक्वेशंस हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। टुगेदर विद द बाउंड्री कंडीशन, यानी बाउंड्री कंडीशन के साथ मैक्सवेल इक्वेशंस डिटरमाइन द फील्ड इफ साउथ चार्ज डेंसिटी इज गिवन। यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास साउथ चार्ज डेंसिटी, यानी कि इन सिंपल वर्ड चार्जेस गिवन है, तब हम उसका जो फील्ड होता है वो आसानी फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो अच्छा ये याद रखिएगा कि चूंकि अब हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मेरे पास सोर्स चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि उधर मेरे पास जो चार्जेस हैं वो साकिन है, मूवेबल नहीं है। ओके, ये याद रखिएगा मेन बात। अच्छा जी आगे, दे कंटेन इसेंशियली दिस सेम इंफॉर्मेशन एज कॉलम्स लॉ प्लस द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें कॉलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मिलती थी, इन दोनों को मिलाकर वो हमें किससे मिल रही है? इन दोनों इक्वेशन से हमें मिल रही है। डी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल मैग्नेटिक, अच्छा अब ये हमारा खत्म हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको मैक्स इक्वेशन का नाम देते हैं, और इनकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? कॉलम्स लॉ प्लस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के इक्वल है। और इसमें चार्जेस होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन की मदद से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। अब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स फील्ड की बात करते हैं। इसमें हमारे पास दो फॉर्म है। इसमें क्या था? डॉट नॉन जीरो था, कर्ल जीरो था। इसमें डॉट क्या है? जीरो है, और कर्ल क्या है? नॉन जीरो है। और इसको हम कहते हैं अम्पेयर्स लॉ। मैग्नेटोस्टैटिक्स में जिस जिस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस लॉ यूज़ करते थे, बिल्कुल वही सेम तरह इधर हम अम्पेयर लॉ यूज़ करते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स में। इसमें क्या फ़र्क था? इसमें जो हमारे पास चार्जेस होते हैं वो स्टेशनरी होते थे, इसमें जो चार्जेस होते हैं वो मूवेबल होते हैं, कंटिन्यूस फ्लो कर रहे होते हैं। ओके, अम्पेयर लॉ की यही शर्त है कि अगर हमारे पास चार्जेस स्टेशनरी है तो हम अम्पेयर लॉ को उधर यूज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा जी, दीज आर, जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन मैक्स इक्वेशन, इस तरह हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये मैक्स इक्वेशन हैं विद दी। अच्छा जी, जो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, ये जिस तरह हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में मदद देती है, इस तरह ये इक्वेशन मदद देती है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में। दे इक्विवेलेंट टू द बायोट लॉ, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ होता है, इसी तरह हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायोट लॉ होता है। और जो इन दोनों की इक्वेशन की अथेंटिक है वैल्यू, वो किसकी इक्वल है? बायोट लॉ प्लस सुपरपोजिशन की इक्वल है। अब जो बायोट लॉ, इस पर भी हम बाकायदा तौर पर वीडियो बना चुके हैं।
अच्छा, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं लोरेंट्ज़ इक्वेशन या लोरेंट्ज़ फोर्स का नाम देते हैं। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो कंसिडर द मोस्ट एलिजेंट फॉर्मुलेशन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक स्टैटिक्स को हम एक इक्वेशन में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डन हो गया। नेक्स्ट देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जेस अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रो फील्ड्स, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर वाली साइड पर क्या होंगी, इनकी फील्ड निकलेंगे। अगर नेगेटिव है तो इनवर्ट होंगे, हमारे पास क्या होंगी, इनवर्ट हो। ओके, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्ल्स अराउंड अ करंट, अराउंड अ करंट। अभी इसका फिगर कौन सी है, 44, ये देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस बाहर निकल रही है चार्जेस। मैग्नेटोस्टैटिक ऑफ अ लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर को हम इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब ये यहाँ कर्ल है, यानी कि ये देखें, ये तो मेरे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो मेरे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड्स, वो ना बाहर निकलती हैं, यानी कि क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइवर्ज करती हैं वे अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो इनवर्ट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड कर्व्स करता है अराउंड द करंट, करंट के इर्द गिर्द क्या करता है, कर्ल करता है। यानी कि अब ये देखिए मेरे पास एक वायर है, इस वायर में क्या है, करंट है। करंट का मतलब क्या है कि इसमें मूविंग चार्जेस हैं, मूविंग फ्लंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसमें करंट गुजर रहा होगा तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे ना। अब उस इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इस जो वायर है या लेंथ है, इस गिर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ। इस फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में हो सकती है। ये मेरे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। अब क्या है, ये जो लाइन है क्या शो कर रही है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ गई है, मैग्नेटोस्टैटिक्स भी आ गई है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस जब फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर साकिन होते तो फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होना था। अब जो कि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे हैं, अब इसका मतलब क्या है, हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में आ चुके हैं। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहे हैं, तो अब उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, वो कर्ल करेंगी उस के गिर्द। यानी कि ये देखिए मेरे पास इसके इर्द गिर्द जो मेरे पास जब इसमें करंट गुजरेगा तो इसके इर्द गिर्द क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड कर्ल होंगी। तो ये डिफरेंस है। अच्छा जी, electric field lines originate on a positive charge and terminate on negative charge. Magnetic field lines do not begin or end anywhere. यानी कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली यहाँ जाकर ख़त्म हो जाएंगी। ओके, जबकि मैग्नेटोस्टैटिक्स में इस तरह का कोई भी चक्कर चुक्कर नहीं होता। ओके, वो ना किसी से निकलती हैं ना किसी से जाकर मिलती हैं, अकेली होती हैं, शहनशाह है। अच्छा जी, they typically form closed loop or extended out to infinity. To put it another, there are no point source for magnetic field as there are for electric field. There exists no magnetic analog to electric charge. This is physical content of this statement. Del dot b is equal to 0. यानी कि जिस तरह ये देखें, del dot b is equal to 0 है। यानी कि मतलब क्या है कि जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री होती थी, कहाँ से निकलना कहाँ जाकर ख़त्म होना, उस वो बातें इस मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। यानी कि ये एनालॉग नहीं है जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ करता था। यही वजह है कि जो हमारे पास डेल डॉट बी है, यहाँ डेल डॉट ई क्या है, नॉन ज़ीरो है, लेकिन यहाँ क्या है, ज़ीरो है। वो इसी वजह से है कि ये सिर्फ क्या करता है, कर्ल करता है। अब यहाँ ये प्रेम कहानी लिखी हुई है, मैं ये स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ कि it was Ampere who first specified that all magnetic fields are attributable to electric charges in motion currents. ओके, यानी कि मतलब क्या है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, वो एट्रीब्यूटेबल होते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक चार्जेस में। यानी कि पहले लोगों को क्या ख्याल था, ये पॉइंट मैं लास्ट वीडियो में आई थिंक बताया था कि फॉर मोनोपोल के लिए, कि मोनोपोल के लिए जो होती है ना मैग्नेटोस्टैटिक्स में, इसमें कोई अहमियत नहीं होती है। जबकि यानी कि मोनोपोल यानी कि एक चार्ज है, अगर इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी होगी और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वैल्यू होगी, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। ये मोनोपोल कहलाता है। ओके, ये किसका ख्याल था, इधर लिखा होगा शायद, कोलम्स का और अदर
अदर बिलीव्स दैट मैग्नेटिज्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक चार्जेस, यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल है, डायपोल की वजह से होता है, वो तो हमें पहले ही पता है, लेकिन हम इधर बात कर रहे हैं मोनोपोल की वजह से। ओके, तो यही वजह है कि फिर हम को अम्पेयर लाया, ये फर्स्ट साइंटिस्ट है, इसने ये कहा कि इसने एक रिलेशनशिप दे दिया कि इसके दरमियान कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स के दरमियान और इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान, कि जब किसी, ये मैं पहले बता चुका कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहे होते हैं, यानी कि मूव होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन या करंट्स हो रहा होता है, तो उसके गिर्द क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर रही होती हैं। ओके, तो ये इसका आंसर दे दिया था अम्पेयर्स ने। मतलब क्या कि जो मोनोपोल है वो क्या कर सकता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में, ना तो वो मूव कर अकेला कर सकता है, अगर मूव कर भी ले तो उसके जैसे करंट तो क्रिएट नहीं होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी। जब करंट प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसको हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में ले भी नहीं सकते। तो हम पहली बात कर चुके हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स में सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो कि कंटिन्यूस फ्लो की वजह से हो, इलेक्ट्रॉन की वजह से, करंट की वजह से हो, करंट की वजह से हो। अगर वो स्टेशनरी या साकन है तो करंट नहीं क्रिएट हो, तो वो हम उसको सिर्फ मोनोपोल को इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, शायद अगर लिखा होगा कि, अच्छा ये लिखा हुआ है, वाज अराइड इट रिमेन्स एन ओपन एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन वेदर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट इन नेचर, यानी कि कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि मोनोपोल एग्जिस्ट करता है मैग्नेटोस्टैटिक में, हालांकि ऐसा एक्चुअली नहीं था। They obviously pretty rare or somebody would have found one. In fact, अच्छा ये लिखा हुआ है चार्जेस, ये कुछ नहीं है, वही बात बताई है कि जो एक सिंगल चार्ज है पोल है वो किस तरह एक मैग्नेटोस्टैटिक में अपनी अहमियत उजागर कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसके साथ कोई और उसका हमसाया मिल जाए तो वो कंट्रीब्यूट कर लें, आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाए, उसकी वजह अगर चार्जेस क्रिएटेड हो जाएं, जिस तरह हम डायपोल की बात करते हैं तो उसमें हम मैग्नेटोस्टैटिक में उसकी वैल्यू ऑथेंटिक मानी जाएगी, लेकिन फॉर मोनोपोल के लिए ऐसा नहीं होगा। यानी कि एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट को हम किस में स्टडी करते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। एक मैग्नेट होता है, जब उस मैग्नेट है, ये मैग्नेट है इतना सा, इस मैग्नेट को जितने मर्जी टोटे कर दें, पीसीज कर दें, तो सब जो स्मॉलेस्ट होगा तो उसके भी दो साइड्स होंगी। ओके, तो हम तो बात कर रहे हैं मोनोपोल की, तो मोनोपोल में सिर्फ एक साइड कंसिडर की जाती है, या फिर नेगेटिव या फिर क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसलिए मैग्नेट्स जितना मर्जी छोटे पीसेस में डिवाइड कर लें, स्मॉलेस्ट पीस भी क्या होगा, टू साइड कंटेन किया होगा, इस वजह से उसको वो हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में देखेंगे, उसकी वैल्यू होगी, लेकिन मोनोपोल की एक सिंगल की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएससी के इंटरव्यू में आई थिंक पूछा जाता है। तो अब यहाँ देखें कि टाइपिकली फोर्सेस और यहाँ के जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं वो मैग्नेटिक फोर्सेस की बेनिस्बत क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। डैट समथिंग इसकी, अच्छा जी, फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स ई नॉट इज, ये मेरे पास कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में होता है इन जनरल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैग्नेटिक फोर्सेस से ज़्यादा होती हैं। ओके, तो इट हैज़ डू विद द साइजेस ऑफ फंडामेंटल, यानी कि इनके कांस्टेंट की वजह से। ई नट किस में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और म्यू नट किस में होता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स की या फिर मैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो चार्जेस हैं, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, इसमें लिखा हुआ आप खुद रीड कर लीजिएगा, अगर वो स्पीड लाइट से मूव कर रहे हैं तब इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो स्ट्रेंथ होगी वो मैग्नेटिक फोर्सेस की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके, तो यही आज हमारा इतना सा टॉपिक देखना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो की समझ आ गई। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।